fan-based story. बिस्लापुर गांव में उस रात को बर्फ का कहर टूट रहा था। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कोई विशाल पर्वत टूटकर गिर रहा हो। बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं बल्कि किसी सैलाब की तरह बरस रही थी। गांव के बाहरी छोर पर बनी एक छोटी सी फूस की कुटिया के भीतर 3 दोस्त रितेश, सत्यम और सोनू कोने में रखी एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। नीचे पत्थर के चूल्हे पर पीतल की देगची में कुछ पक रहा था जिसकी सौंधी खुशबू हवा में घुली थी। ये खुशबू उन यादों की तरह थी जो अक्सर बारिश के दिनों में ताजा हो जाती है। खिड़की के टूटे हुए पल्ले से आती ठंडी हवा के झोंके बार बार लालटेन की लौ को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। रितेश, ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तो गर्मी की आहट भी ठीक से नहीं हुई थी। और ये कुदरत का क्या रूप है। अरे सोनू, ये सब उस ऊपर वाले की मर्जी है। जब वो चाहे प्यासी धरती को तृप्त कर दे और जब चाहे सैलाब से सब कुछ बहा दे। हम इंसान तो बस मूक दर्शक हैं। भाइयों, इस मार्च की बारिश का अपना ही मज़ा है। हल्की ठंडक, मिट्टी की खुशबू और ये हल्की उमस। सच कहूँ तो दिल खुश हो जाता है। तुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि तेरा अनाज कट चुका है। जिसका खेत अभी लहलहा रहा था उसकी मेहनत तो इस बारिश में मिट्टी में मिल गई होगी। वो किसान तो आज खून के आंसू रो रहा होगा। सच कहा सोनू। भगवान किसानों को और उनके दिलों को पत्थर जैसा मजबूत बनाए। बेचारे दिन रात एक कर देते हैं और अंत में सब कुछ जुए की तरह मौसम पर निर्भर होता है। भगवान सबका भला करे। रितेश, हम भी तो किसान ही हैं। हाँ भाई, मेरा वही मतलब है। हम सब एक ही मिट्टी के लाल हैं। भगवान सबकी हिम्मत बनाए रखे। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और कुटिया के खिड़की दरवाजा चरमराने लगा। बाहर केवल काला अंधेरा था जिसे रह रहकर बिजली की कड़क सफेद कर देती थी। रितेश उठकर खिड़की बंद करने ही वाला था कि उसे दूर पगडंडी पर एक परछाई डगमगाती हुई दिखाई दी। तभी सोनू को याद आया, वैसे आज शंभू काका नहीं आए? रोज तो इसी समय आ जाते हैं। क्या इस बारिश ने उनके कदम रोक लिए? आते ही होंगे। काका की उम्र हो चली है, रास्ते में कहीं सुस्ता रहे होंगे। तभी दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। शंभू काका एक हाथ में फटा हुआ पुराना छाता और दूसरे हाथ में पीली रोशनी वाली टॉर्च लिए कीचड़ से बचते हुए कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में बिजली चमकी तो उनका झुककर चलता हुआ साया किसी प्राचीन तपस्वी जैसा लगा। जैसे ही वे अंदर आए, सोनू बोला, आइए काका, मुझे तो लगा आज आप इस तूफान में घर पर ही रहेंगे। काका सोनू के पास चारपाई पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थी, कुटिया में थोड़ी गर्म थी। आग की तपन से उनके ठिठुरे हुए बदन को राहत मिली, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे बाहर कुछ ऐसा देख आए हों जो शब्दों से परे था। वे हांफते हुए बोले, नहीं बेटा, कहीं नहीं जाता। अगर यहाँ तुम लोगों के बीच ना आता तो मेरा मन कहीं नहीं लगता। ये पुरानी यादें और तुम्हारी बातें ही तो जीने का सहारा है। कुछ देर खामोशी रही। बाहर बारिश की आवाज टप टप करके कुटिया की छत से संगीत पैदा कर रही थी। रितेश ने काका के लिए पीतल के गिलास में गर्म दूध डाला और उसमें थोड़ी सी अदरक कूट कर डाल दी। काका ने एक घूंट लिया और उनकी आंखों में थोड़ी चेतना लौटी। रितेश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, काका, आपसे एक बात पूछनी थी, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बेटा पूछ, तू तो मेरा अपना है, मैं बुरा क्यों मानूंगा? काका, क्या आप भोला काका के बारे में जानते हैं? मैंने गांव के चौराहे पर उनके बारे में और उस पुराने तालाब के रहस्य के बारे में कुछ सुना था। लोग कुछ अजीब बातें कर रहे थे। कहते हैं कि उस तालाब की मछलियां भी इंसानों की तरह बात करती हैं और रात को वहां से घुंघरुओं की आवाज आती है। क्या ये सच है? शंभू काका की आंखें अचानक स्थिर हो गई। उन्होंने चूल्हे की लाल होती आग की ओर देखने लगे। एक लंबा सन्नाटा छा गया। बाहर एक बार फिर बिजली कड़की, जिससे पूरी कुटिया एक पल के लिए दूधिया सफेद हो गई। फिर वे बोले, हाँ बेटा, वे बातें कोरी अफवाह नहीं है। भोला ने जो देखा वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी।
उसने उस तालाब की गहराइयों में उन आत्माओं को देखा था जिनसे इस गांव का इतिहास जुड़ा है। वो तालाब सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है, वो एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का जिसे हम भूल चुके हैं। काका, हमें पूरी कहानी सुनाइए। हम बस आधा अधूरा जानते हैं। आप तो इस गांव के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, आपसे बेहतर इसे कौन जानेगा। काका ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। बेटा, ये बात तकरीबन 40 साल पुरानी है। तब बिस्लापुर ऐसा नहीं था जैसा आज है। बोला मेरा सबसे पक्का दोस्त था। हम दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे और रात को इसी तरह आग के पास बैठकर गप्पे लड़ाते थे। बोला एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसे एक अजीब बीमारी लग गई थी। वो जब भी रात को सोता उसे भयानक और खौफनाक सपने आते। एक रात वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। उसने मुझसे कहा, शंभू यार, मैं अब नहीं सोऊंगा। जैसे ही आंख लगती है वो साए मुझे बुलाने लगते हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। वे साए मुझसे कुछ मांगते हैं, लेकिन उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आती। वे इशारा करते हैं उस वीरान हवेली की ओर जो बरसों पहले जमीन में समा गई थी। भोला, तू डर मत, ये बस तेरे दिमाग का वहम है। जा, चैन से सो जा। अंधविश्वासों पर यकीन करना छोड़ दे। भोला भारी मन से अपने घर चला गया। उस रात वो गहरी नींद में था, लेकिन उसका शरीर छटपटा रहा था। वो नींद में बड़बड़ा रहा था। आप लोग कौन हैं? चले जाइए यहां से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे छोड़ दीजिए। सपने में वो देख रहा था कि वो एक अंधेरे गलियारे में खड़ा है, जहां दीवारें सोने की हैं, लेकिन उन पर खून के धब्बे लगे हैं। तभी उसके सपने में एक धुंधली बूढ़ी परछाई उभरी। वो परछाई डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी तड़प थी। वो परछाई बोली, भोला पुत्र, डर मत। तू उस पुराने तालाब के नीचे आ। हमें तुझसे कुछ बात करनी है। तू पराया नहीं है, तू हमारे ही खानदान का आखिरी वारिस है। वारिस? मैं तो एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। मेरा वारिस होने से क्या लेना देना? लेकिन वो परछाई केवल मुस्कुराई और तालाब के गहरे नीले पानी में विलीन हो गई। अचानक भोला की आंख खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, तालाब के नीचे वारिस। उसने फैसला किया कि आज इस राज को जानना ही होगा। वह आधी रात को अकेले ही उस पुराने तालाब की ओर निकल पड़ा। हाथ में एक जलती हुई लालटेन लेकर वो गांव की गलियों से गुजरा, जहां आज की तरह ही कुत्ते रो रहे थे और हवा में एक अजीब सी भारीपन था। रात का सन्नाटा ऐसा था कि गांव की गलियां मरघट जैसी सुनसान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव मर गया हो। जब भोला तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब का पानी किसी अलौकिक नीली रोशनी से चमक रहा था। मछलियां पानी की सतह पर तैर रही थीं, लेकिन वे शांत थीं, जैसे किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हों। भोला दंग रह गया। उसने मन ही मन कहा, ये पानी इतना क्यों चमक रहा है? दिन की चिलचिलाती धूप में भी इसमें ऐसी चमक नहीं होती। तभी पानी के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, आ पुत्र, अंदर आ। हम बरसों से तेरा इंतजार कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे भोला ने पानी में छलांग लगा दी। उसे लगा था कि वो डूब जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गया उसे महसूस हुआ कि वो पानी में नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। उसके फेफड़ों में पानी नहीं बल्कि मोगरे की खुशबू वाली ताजी हवा भर रही थी। तालाब के तलहटी में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक विशाल और भव्य हवेली खड़ी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उस हवेली के चारों ओर पानी की एक दीवार थी, लेकिन हवेली के भीतर एक बूंद भी पानी नहीं था। हवेली के खंभों पर कीमती नीलम और पुखराज जड़े हुए थे, जो उस अंधेरी गहराई में अपना प्रकाश फैला रहे थे। वहां ताजी हवा चल रही थी। भोला अवाक होकर उस हवेली के गलियारे में चलने लगा। वो सोच रहा था, आखिर जमीन के नीचे पानी के भीतर ये दुनिया कैसे बसी है? दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर के पास रुककर भोला ठिठक गया।
उस तस्वीर में जो चेहरा था वो बिल्कुल भोला जैसा था। बस उसकी वेशभूषा किसी राजकुमार जैसी थी। उसके गले में मोतियों की माला थी और सिर पर रेशमी पगड़ी। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। आ गया पुत्र। कौन है? सामने आओ। तभी रोशनी के एक पुंज से एक बुजुर्ग दंपत्ति प्रकट हुए। उनका आभा मंडल इतना तेज था कि भोला को अपनी आंखें मीचनी पड़ी। वे हवा में थोड़े ऊपर तैर रहे थे। भोला डर के मारे पीछे हट गया। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरे सपनों में बार बार क्यों आते हैं? बूढ़ा आदमी नम आंखों से मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तेरा दादा हूं और ये तेरी दादी है। भोला सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप लोग सच में मेरे पूर्वज हैं? पर आप यहाँ इस तालाब के नीचे क्या कर रहे हैं? क्या आपको मुक्ति नहीं मिली? बेटा, हमें मुक्ति तो कब की मिल गई होती, लेकिन इस अधूरे काम ने हमें यहाँ रोक रखा है। हमारी आत्माएं इस वैभव के बीच कैद हैं, क्योंकि हमारे दिल में ग्लानि का बोझ है। ये जो तू देख रहा है, ये तेरी ही पुश्तैनी हवेली है। आज से 20-30 साल पहले यहाँ सूखा पड़ा था और भूकंप आया, जिससे ये पूरी जमीन धंस गई और बाद में यहाँ तालाब बन गया। दादी, अगर हम इतने अमीर थे तो आज मेरे माता पिता और मैं इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हैं? हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। मेरे पिता ने पूरी उम्र दूसरों के खेतों में पसीना बहाया है और मेरी माँ पुराने कपड़ों को सी कर गुजारा करती। दादा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, ये सब मेरी एक जिद और गलती का नतीजा है। तेरे पिता ने जब तेरी मां से शादी की थी तो मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं था। तेरी मां एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी किसान की बेटी थी। मेरे एक तथाकथित मित्र जगन्नाथ ने मेरे कान भर दिए थे कि तेरी मां कुलक्षणी है। उस दोस्त की नजर मेरी जायदाद पर थी। उसने मुझे मेरे ही बेटे के खिलाफ भड़का दिया। मैंने गुस्से में आकर तेरे पिता को फूटी कौड़ी दिए बिना हवेली से निकाल दिया। जब वे घर से जा रहे थे तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने उन्हें एक छाता तक नहीं दिया। मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। जगन्नाथ ने बाद में मुझे भी धोखा दिया और इस हवेली के कागजात हड़पने की कोशिश की, लेकिन तभी कुदरत का कहर टूटा और ये पूरी हवेली जमीन में समा गई। उसी दिन से तेरे दादा का मन बोझिल रहने लगा। अपनी गलती सुधारने से पहले ही ये प्राकृतिक आपदा आ गई और हम इसी हवेली में दफन हो गए। हमारी आत्माएं तब तक भटकती रहती जब तक हम तुझ तक ये सच नहीं पहुंचा देते। अब जा बेटा, तेरे माँ और बाप तुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरी तरफ से अपने पिता से माफी मांगना। कहना कि उनका पिता अपनी गलती पर शर्मिंदा था। ये जो तूने आज देखा है, इसे एक सपना मत समझना। ये हकीकत है जो तेरी तकदीर बदलेगी। भोला जाने लगा। तभी दादा ने उसे आवाज दी, पुत्र, एक बात याद रखना। अपने खेत के पास जो पुरानी भूसे वाली कुटिया है, जहां कभी हमारा पुराना अन्न भंडार हुआ करता था, उसके उत्तर दिशा के कोने को 5 फीट खोदना। वहां मैंने तेरे लिए कुछ छोड़ा है जो तेरी गरीबी मिटा देगा। भोला जैसे ही तालाब से बाहर निकला, वो पूरी तरह सूखा था, मानो वो पानी में गया ही ना हो। वो भागता हुआ घर पहुंचा। उसके माता पिता जाग चुके थे और उसे न पाकर परेशान थे। मां चिल्लाई, भोला, कहाँ गया था इतनी रात को? हम कितना डर गए थे। भोला ने हाफते हुए सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे वो तालाब के नीचे गया, कैसे दादा दादी से मिला और कैसे दादा ने माफी मांगी है। भोला के पिता, जो अब बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे हमेशा से पता था कि मेरे बाबूजी किसी के बहकावे में आ गए थे। मैंने और तेरी माँ ने उन्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब हम घर से निकले थे। औलाद कभी अपने माँ बाप से लंबे समय तक दुखी नहीं रह सकती।
रिश्ते दौलत से नहीं, दिल से बनते। फिर पूरा परिवार उस पुरानी भूसे वाली कुटिया के पास पहुंचा। भोला ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की। ठीक 5 फीट नीचे उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने के जेवर, अशर्फियां और कीमती जवाहरात भरे हुए थे। लेकिन सबसे ऊपर एक पत्र था जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे माफ करना। ये धन केवल तुम्हारी सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इस गांव की सेवा के लिए है। शंभू काका ने खत्म किया। तीनों की आंखों में आंसू थे। काका बोले, बेटा, इसीलिए आज तुम देखते हो कि भोला इस गांव का सबसे बड़ा सेठ है। उसकी शहर में कई दुकानें हैं और वो बहुत दान पुण्य करता है। उसने गांव में स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए और हर साल निर्धन कन्याओं का विवाह करवाता है। काका, आज आपने हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, बल्कि ये सिखाया कि माफ़ी और सच की ताकत क्या होती है। इंसान के कर्म ही उसे पाताल में गिराते हैं और पश्चाताप ही उसे मुक्ति दिलाता है।